Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be in best of your health. Or you know why I am dressing blue today? Because कि आज मैं एक स्टेटमेंट से अपने लेक्चर का आगाज करना चाहता हूँ. बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है. I am blue without you. What is meant by this statement? इसका मतलब ये है कि जो आप सब लोग हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं होंगे तो मेरे साथ वही हाल होगा या मेरा वही हाल होगा जो मेरा ऑक्सीजन के बगैर होता है. राइट? हमारे चेहरे की तमाम रानाई, तमाम चमक, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ है. अगर मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो मेरा कलर रेड नहीं रहेगा बल्कि वो ब्लू हो जाए. सो आई थिंक कि पहले आप ये सब स्टेटमेंट पढ़ते होंगे, आई एम ब्लू विदाउट यू, लेकिन आपको इसकी एसेंस नहीं पता होगी. बट नाउ यू नो वेरी वेल कि आई एम ब्लू विदाउट यू का मतलब ये है कि यू आर एज इसेंशियल एज ऑक्सीजन इज फॉर मी. दैट इज आई कांट सर्वाइव विदाउट यू. सिमिलरली आपने एक और इंग्लिश की कोटेशन पढ़ी होगी, अ फिश आउट ऑफ वाटर. इसका मतलब यह है कि आप इंतहाई प्रॉब्लम में आ गए. राइट? यानी कि जो हाल मेरा ऑक्सीजन के बगैर है वही हाल उस पर्टिकुलर फिश का पानी से बाहर आने के बाद होता है. सो अ फिश आउट ऑफ वाटर, डेफिनेटली हम इन्हीं दो बातों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और आज चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 13 का नाम है गैसियस एक्सचेंज. इसमें बड़ी मजे की बातें होने वाली हैं. आए इन सारी मजे की बातों के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. Yes, my dear students, again I have written for you in different style today learning objectives. First of all, what is the need of gaseous exchange? फिर हम देखेंगे कि what are the different levels of gaseous exchange, and then we will understand the definition, and then we will discuss the advantages of respiration in air over water, and then we will see why respiration in air is better or quicker or swift than in water. And in the second half of the board we shall discuss the gaseous exchange in plants. So let's move to the first topic. What is the need? What is the need? I am blue without you. राइट? यही हम टॉपिक का आगाज कर रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है. तो यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. जनरली बात कर रहे हैं, वन ऑफ देम आर प्लांट्स एंड अदर वन आर एनिमल्स. मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ. ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट्स हैं वो जमीन की अथाह गहराइयों से पानी को लीव्स की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं. अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि आप 2-3 बकेट्स पानी ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे लेके जाएं और वो भी दिन में कोई शायद 2-3 दफा ही, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे. ये वाला काम प्लांट्स पूरा शब रोज करते रहते, डे टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी. तो इट इज अ ह्यूज एक्टिविटी. सिंपल सी बात नहीं है कि आपने जमीन की गहराइयों से पानी को उठाना है और उसे कहां पहुंचा देना है, लीव्स तक. तो इट डिमांड्स लॉट मोर एनर्जी. सिमिलरली आप लोगों ने उस पर्टिकुलर वाटर से बनने वाली फूड को, जो कहां बनी है स्टूडेंट्स, लीव्स में, और आपने उसे ट्रांसपोर्ट करना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. डेफिनेटली वी हैव टू हैव सम कैरियर्स. तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए. इस तरीके से प्लांट, although they are very simple, but they are doing lot more biological activities. They are living entities, and living entities are doing lot more biochemical activities even at cellular level. तो हर एक रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए. राइट? और एनर्जी
ऑक्सीजन के बाहर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर मैं आपकी बात करूं, यू नो वेरी वेल कि आप भी एक सोशल एनिमल हो। आपके ख्याल में वो कौन सा काम है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं? तो आप शायद प्रॉम्प्टली आंसर करेंगे कि सर शायद पलक झपकना, राइट। लेकिन अब यकीन करें कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप पलक भी नहीं झपक सकते। आपने डिफरेंट मूवीज में देखा होगा कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी आंखें कोई दूसरा बंद करता है, इवन उसमें आईज को ब्लिंक करने की एनर्जी भी नहीं होती। तो आप इमेजिन करें कि आप इस सिंपल से एक्टिविटी से आगे कितनी किस्म की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें मेरी जबान का चलना, मेरे हाथों की मूवमेंट, राइट, मेरे ब्रेन का मेरी जबान से कोऑर्डिनेशन, मेरे मसल्स का, मेरे हाथ का मेरे ब्रेन से कोऑर्डिनेशन, लॉट मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये सारी एक्टिविटीज तभी पॉसिबल हैं कि जब मेरी बॉडी में एनर्जी होगी। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे, आपने मेरे लास्ट लेक्चर में, जो मैंने लास्ट टाइम मैं लेक्चर पढ़ाया था, उसमें आपको याद होगा कि हमने यही वाली बात की थी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय मींस ऑफ 3 प्रोसेसेस। वन ऑफ देम वाज ग्लाइकोलाइसिस, अदर वन वाज लिंक रिएक्शन एंड थर्ड वन वाज क्रेब्स साइकिल। और इवेंचुअली इन तीनों चीजों से प्रोड्यूस होने वाले NADPH2 और ATP इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? डेफिनेटली ATP, राइट। तो जरूरत है हमें अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए किस चीज की? एनर्जी की। और एनर्जी कभी नहीं आ सकती विदाउट व्हाट? ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन का मेरी इस बॉडी में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम आगे चलते हैं। अब इन सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए हमने क्या बोला था कि एक्टिविटीज के लिए मुझे क्या चाहिए है? एनर्जी। तो इसी चीज को बेस बना के हम लोग क्या बना रहे हैं? डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है मेरे पास कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी है इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स ऑफ CO2 and harvest energy from food molecules या सिंपल फ्रॉम फूड। तो ये जो मेरे पास एक प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? जाहिर है गैसियस एक्सचेंज। अब जो गैसियस एक्सचेंज है स्टूडेंट्स, वो 2 डिफरेंट लेवल पे चल रहे हैं। हम अब यहां पर पहुंच गए लेवल्स पे, राइट। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो मेरे पास रेस्पिरेशन 2 डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है। नंबर 1, एट ऑर्गेनिज्मल लेवल, यानी कि अगर आप लोग पूरी अपनी बॉडी की बात करें तो जाहिर है मेरी पूरी बॉडी CO2 ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर रही है और CO2 गिव ऑफ कर रही है। ये मैं पूरी लेवल की बात कर रहा हूं। लेकिन यू नो वेरी वेल कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले का नाम क्या है? लंग्स। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसे ऑर्गेनिज्मल लेवल से ऑर्गन लेवल की रेस्पिरेशन भी कह सकता हूं कि जो ऑक्सीजन है वो मेरे सिर्फ लंग्स में जा रही, राइट। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन मेरे लंग्स में जा रही है तो वो इस्तेमाल कहाँ हो रही है? तो उसका आंसर लिख दिया हम लोगों ने अभी कि ये ऑक्सीजन बेसिकली इस्तेमाल होगी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और उसमें प्रोड्यूस होगी CO2। अब मैं रेस्पिरेशन क्यों कर रहा हूं? टू हार्वेस्ट एनर्जी गेन करने के लिए। तो इसलिए हम ऑर्गेनिज्मल लेवल के अलावा जिस लेवल को फोकस करेंगे वो है नंबर 2 लेवल। और वो नंबर 2 लेवल क्या है? सेलुलर लेवल, राइट। ये भी आपसे कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि जो ऑक्सीजन मैं अपने लंग्स में से लूंगा उसको मैं कहां डाल दूंगा? डेफिनेटली ब्लड में। अब ब्लड इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द ऑल बॉडी सेल्स, सारे बॉडी के सेल्स को सप्लाई कर देगा। हर सेल, आपको याद है हमने लिखी थी लास्ट लेक्चर में भी कि हर सेल क्या करेगा? नॉट ओनली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा बल्कि वो C6H12O6 ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब करेगा। और ये वाली ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारेगी तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? जाहिर है स्टूडेंट्स CO2 प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा और सबसे अहम चीज कि मेरे पास प्रोड्यूस होगी व्हाट? ATP, राइट। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनिज्मल लेवल की रेस्पिरेशन और ये जो हमने लिखी है इट इज कॉल्ड एज सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन।
अब जो ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है, हम उसे क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? सिंपल ब्रीदिंग। वी नेम इट एज, मैं इसे बाहर निकालू आप लोगों के लिए, वी नेम इट एज ब्रीदिंग। इसे हम लोग ब्रीदिंग का नाम देते, राइट? और ये जो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही थी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। इट इज सिंपल ऑक्सीडेशन बिकॉज वी आर गोइंग टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम द फूड पार्टिकल्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्शन। तो ये हो गया मेरे पास सेकेंड स्टेप के आखिर हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं और इसे कहते हैं लेवल्स हो रहे हैं हमारे पास, राइट? अगर हम इन सारी बातों को दोबारा से जगह पे कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बन सकती है स्टूडेंट्स? जाहिर है इसकी मोर रिफाइंड डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन मेरे पास क्या है कि गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम ऑर्गेनिज्म को या सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। और वो वाला ऑर्गेनिज्म अपने सेल्स के अंदर जाके क्या करेगा? सेल्स के अंदर जाके बात कर रहा हूं एट सेलुलर लेवल, वो उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को यूज करेगा टू ब्रेक डाउन द फूड, टू ऑक्सीडाइज द फूड, एंड इट विल मेक CO2 एंड वाटर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट विल हार्वेस्ट एनर्जी आउट ऑफ इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस सेंस है इस पूरे चैप्टर का कि हम आखिर गैसेस एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? जाहिर है टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो डिफरेंट मीडियम में हो सकता है। लुक एट दिस, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एयर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज वाटर। हम हवा में भी सांस ले सकते हैं और बहुत से जो एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर भी बहुत सक्सेसफुली रह रहे हैं। हमारा क्लेम ये है स्टूडेंट्स कि हवा में सांस लेना बेहतर है देन रेस्पायरिंग इन वाटर। अब अगर हमारी ये वाली बात ठीक है तो हम लगा क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि व्हाई, ऐसा क्यों, राइट? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों ने एक बात जिसे मैं रेड मार्कर से बोर्ड करके आप लोगों के लिए लिख रहा हूं वो अपने माइंड में जरूर रखनी है। वो क्या है स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को मैं IMP के तौर पर लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने इसे ब्लॉक सर्कल भी कर दिया है और उसके ऊपर एक स्टार भी लगा दिया। वो बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे सेल्स हैं उनको O2 सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई या गेटिंग रेड ऑफ CO2 वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस से मिलती है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगर आप लोगों को ग्रेड 9-10 या उससे छोटी क्लासेस भी पता हो तो आपको पता होगा कि डिफ्यूजन क्या है। इट इज नियर मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? और जब मैं किसी चीज को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करवाता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक छोटी सी टॉय कार है, डिंकी है, तो मैं अगर इसको स्लांट स्लैब के ऊपर छोड़ दूंगा तो यू नो वेरी वेल कि ये विदाउट एनी एनर्जी क्या करेगी? डाउन द ग्रेडियंट मूव कर जाएगी फ्रॉम अ हायर एल्टीट्यूड टुवर्ड्स द लोअर एल्टीट्यूड, यानी कि ये बुलंदी से पस्ती की तरफ मूव करेगी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूल और एनर्जी। तो यही बात क्या है डिफ्यूजन में कि चीजें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इस वाले केस में सबसे अहम बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि नो यूज ऑफ ATP, इस वाले केस में ATP इस्तेमाल नहीं होती, राइट? तो फिर इसका मतलब क्या होगा मेरे पास कि अब जिस मीडियम में डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगी और जहां डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा जाहिर है वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होगी और कॉन्सिक्वेंटली डिफिकल्ट भी होगी। तो इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये एक ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है। नंबर वन थिंग इज, सबसे पहली बात स्टूडेंट मेरे पास ये है कि अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है? कंटेंट। कितना कंटेंट है मेरी एयर में और मेरे कितने वाटर में।
तो इसके लिए मैंने ये ग्राफ बना के रखा हुआ है स्टूडेंट्स, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर करना है दो चीजों, नंबर 1 एयर को और नंबर 2 वाटर। डिफ्यूजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है। आप इमेजिन ये करें कि आप लोगों के पास 1 लीटर एयर है और आप लोगों के पास 1 लीटर ही वाटर है। मैंने कहा लिया स्टूडेंट्स 1 लीटर, ये भी 1 लीटर है और ये भी कितना लिया है मैंने 1 लीटर, राइट। अब 1 लीटर एयर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कितनी है, इतनी, दैट इज इक्वलेंट टू 200 ml, इतनी है, राइट। और अगर आप लोग वाटर की बात करें तो वाटर में ये सिर्फ 10, जस्ट समथिंग लाइक इट। नाउ यू कैन फील द डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस है, इतना ज्यादा ग्रेडियंट है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 इन एयर एंड वाटर, राइट। अब इतना ज्यादा जो डिफरेंस है यही क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मीडियम में एयर ऑक्सीजन की मूवमेंट को बहुत रैपिड कर देगा और यही स्कार्स मींस बहुत कम क्वांटिटी, स्कार्स का मतलब स्टूडेंट्स कम, ये बहुत ही कम क्वांटिटी किस चीज की, ऑक्सीजन की लिमिटाइज करेगी, लिमिट कर देगी मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को इन द वाटर। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी एयर में मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन CO2 ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें उनकी मिकदार ज्यादा है, और वाटर में कम क्यों है, क्योंकि उसमें मिकदार ही कम है। 1 लीटर में कितनी आई, वाटर में एयर में कितनी थी 200 ml पर लीटर और वाटर में कितनी है जस्ट 10 ml पर लीटर, तो यू कैन सी द डिफरेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन तो हो गई चेंज, डेफिनेटली यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम। फिर फैक्टर नंबर 2 क्या है, रेट। नंबर 2 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, नंबर 2 है। नंबर 1 मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस डेफिनेटली इन एयर एंड इन वाटर, ये हमने देखा। और हम देख रहे हैं क्या, नंबर 2 रेट। एक वाटर के अंदर जो गैस डिफ्यूज हो सकती है उसका रेट बहुत स्लो है, इट कैन डिफ्यूज ओनली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में जो गैस है उसकी डिफ्यूजन का रेट 8000 टाइम्स ज्यादा है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है जो आप लोगों की बुक में लिखी भी है कि जो एयर की निस्बत, सॉरी वाटर की निस्बत जो एयर है उसमें डिफ्यूजन 8000x है। Whenever we write x, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि x का मतलब होता है टाइम्स, तो 8000 टाइम एयर में गैसें तेजी से मूव कर सकती हैं एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन की स्पीड अगर वाटर में 1 mm पर सेकेंड है तो एयर में 8 मीटर्स पर सेकेंड है। नाउ यू कैन सी कि हाउ क्विक इज द मूवमेंट ऑफ गैसेज इन एयर एज कंपेयर टू वाटर। अब हम देख रहे हैं अगला पॉइंट, वो है पॉइंट नंबर 3, राइट। डेंसिटी, जो मेरा वाटर है ये एज कंपेयर टू एयर कितने टाइम मोर डेंसर है, 8000 टाइम डेंसर है, राइट, 8000 टाइम्स डेंसर है, राइट। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, कितने आ सकते हैं। तो जो मेरा वाटर है ये बहुत ज्यादा उसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एज कंपेयर टू एयर की। आप इसको यूं भी समझ सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक प्लेन रोड हो और उस पर आपने साइकिल चलानी हो या आपने दौड़ना हो तो आप उसको आसानी से चला सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर बरसात का मौसम और हमारे पाकिस्तान में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में उन सड़कों के ऊपर क्या खड़ा हो, पानी खड़ा हो, तो जाहिर है आप लोगों को साइकिल बहुत भारी लगती है, आप लोगों को चलना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो सेम इज द केस हियर कि इस वाले केस में जब वाटर 8000 टाइम ज्यादा क्या हो गया है स्टूडेंट्स, डेंसर हो गया है, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर मीडियम में मूवमेंट क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हुई। जैसे कि आप लोगों को चलना मुश्किल हो रहा था। इसकी मिसाल एक और भी, आप में से वो खातिन हज़रात जो स्विमिंग कर चुकी है, जिनको स्विमिंग का अंदाजा है, दे नो वेरी वेल कि स्विमिंग पूल से निकलने के बाद
आपको दुनिया पे चलना बहुत लाइट फील हो रहा होता है, बिकॉज कि आप लोगों के मसल्स हैव एक्सर्टेड फोर्स अगेंस्ट व्हाट, अ डेंसर मीडियम। तो जो ही आप एयर में आते हैं, लाइटर मीडियम में आते हैं, तो आपको जमीन पे चलना बहुत आसान लग रहा होता है, राइट। आगे हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ इस पर्टिकुलर टॉपिक की, और वो क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, गाढ़ापन। तो पॉइंट नंबर 4 है मेरे पास स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक के मुताबिक, एंड पॉइंट नंबर 4 इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, राइट। डेंसिटी का मतलब मेरे पास क्या है कि किसी यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर मॉलिक्यूल छोटे हैं, अगर ये ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, और अगर मॉलिक्यूल मेरे पास ज्यादा है और उनका साइज भी बढ़े तो ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो 8000 टाइम जो डेंसर वाटर है वो विस्कोसिटी कितना इंक्रीज कर रहा है, तो आंसर इज 50 टाइम्स। तो जो मेरा वाटर है वो 50 टाइम्स मोर विस्कस है। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि आप एक पानी में कश्ती चलाएं और फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप शहद में कश्ती चलाएं, तो डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा कि शहद में तो मूवमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है, शायद नामुमकिन है। तो सेम इज अ केस हियर कि जब आपकी एयर को, आपकी गैसेस को मूव करना पड़ता है इन 50 टाइम्स मोर विस्कस मीडियम में, तो डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल से मूव करते हैं। इन सारी बातों से मुझे पता चलता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारी एयर क्यों बेटर है किससे, वाटर से। नंबर 1 कि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज है वो ज्यादा है। नंबर 2 कि उस पर्टिकुलर मीडियम में जो गैसों की मूवमेंट की स्पीड है वो ज्यादा है। फिर हमने ये देखा कि मूवमेंट ज्यादा होने की रीजन क्या है। तो पहले मैंने बोला कि जो मेरे पास वाटर है वो डेंसर मीडियम है, और फिर आखिर में मैंने बोला कि जो वाटर है वो एक विस्कस मीडियम है। तो इन सारी बातों की वजह से इट इज वेरी इजी टू रेस्पायर इन एयर एज कंपेयर टू कैरिंग आउट रेस्पिरेशन इन aqueous medium. I hope you got the concept, and now we want to move to the next concept, and that is the gaseous exchange in what? Plants. So let's move to the next part. Yes my dear students, हम स्टार्ट करने वाले हैं gaseous exchange in plants, और इसके लिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि why plants need an exchange, right? You know very well कि प्लांट को क्यों जरूरत है। आपका क्या ख्याल है कि प्लांट तो ऑटोट्रॉफ्स है, they can make their own food, वो तो अपनी फूड खुद बना रहे हैं, राइट। लेकिन आपको ये वाली बात भी याद होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों से लास्ट लेसन के स्टार्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, बायो एनर्जेटिक्स के लेक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। उस लेक्चर में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि प्लांट्स हैव गॉट डुअल सिम लाइक कैरेक्टर, यानी कि वो रेस्पायर भी कर रहे हैं और नंबर 2 पे वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। मत इमेजिन करें, मैं लास्ट में आपको ये बात समझाई थी, नेवर इमेजिन कि प्लांट्स कैन यूज सनलाइट डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देन लाइक एनिमल्स these particular plants will carry out what? Oxidation of that chemical energy, that is the glucose. और जब वो ग्लूकोज बन जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, तो फिर हम उस ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करेंगे, एनर्जी ऑब्टेन होगी। एंड यू नो द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस O2 गिव अस CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो प्लांट्स भी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? यस, यू 100% राइट, ऑन रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये होगा, मैंने आपको अभी इसी लेक्चर के पहले पार्ट में बात बताई थी कि प्लांट्स भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और हर एक्टिविटी किस पे बेस कर रही है, एनर्जी पे। और एनर्जी बेशक कब बनेगी, जब हम ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेंगे। तो फिर दोबारा लास्ट टाइम रीइंफोर्स कर रहा हूं कि प्लांट्स ग्लूकोज बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। लेकिन ये मत सोचें कि प्लांट्स ग्लूकोज से एनर्जी डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। नो, दे हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दे हैव टू ऑक्सीडाइज द फूड, they have to burn the glucose and then they will obtain energy, right? So ये है मेरे पास need of exchange। अब अगली बात ये है कि क्या plants के पास कोई special organ of respiration है? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो, बिग नो, राइट। तो क्या सारे एनिमल्स के पास ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है? तो आंसर इज अगेन नो। स्पेशल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन तो हायर एनिमल्स में होते। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें इस अमीबा को,
ये तो बेचारा एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा है। जब वो एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा है तो उसको किसी खास सिस्टम की जरूरत ही नहीं, बल्कि तो बेचारा है ही एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा, तो फिर हमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम स्पेशल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हायर एनिमल्स में नजर आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसलिए हमने यहाँ पर ये बात कैटेगोरिकली आप लोगों की बुक में लिखी है कि प्लांट्स डोंट हैव स्पेशल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एज दे आर फाउंड इन अनलाइक हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स के पास ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स के पास और लोअर एनिमल्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। राइट, अब हम देख रहे हैं कि क्या पौधों के पास वाकई कोई ऑर्गन नहीं है, तो हम एक आर्गुमेंट के तौर पे कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास जाइलम फ्लोएम तो है। राइट, हमारे पास प्लांट्स में जाइलम भी है और हमारे पास प्लांट में फ्लोएम भी है। तो क्या ये वाले दो वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस? तो आंसर इज यस, दे हैव नो रोल एट ऑल। They have no role in exchange of gases. इनके पास तो कोई रोल ही नहीं है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, नो रोल एट ऑल। मैंने कैटेगोरिकली यहां पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी डाल दिया ताकि आपको याद रहे। तो फिर कौन सी चीज है प्लांट के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल हो सकती है? तो उसका आंसर है मेरे पास लीव्स। राइट, उसका आंसर मेरे पास क्या है? लीव्स। अब आपने ये बात याद रखनी है कि प्लांट बॉडी का हर एक सेल अपनी जरूरत के मुताबिक डायरेक्टली O2 एब्जॉर्ब कर सकता है और CO2 गिव ऑफ कर सकता है। लेकिन जैसे हमारी बॉडी में ब्लड और लंग्स सिस्टम प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, ऐसी कोई चीज प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन लीव्स, बिल्कुल आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई थी कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या होती है? क्यूटिकल, और उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या थे? एपिडर्मिस की लेयर थी, बहुत डिटेल से डिस्कस हुई आप लोगों के साथ। और फिर इसके नीचे मेरे पास फिंगर लाइक सेल्स थे, और जिनके दरमियान में जो स्पेसेस थी वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। एंड दीज सेल्स दे वर हैंगिंग परपेंडिकुलर टू द अपर एपिडर्मल सेल्स, और हमने नाम दिया था इसको व्हाट? पैलिसेड बेसोफिल का। मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त पैलिसेड बेसोफिल के नाम सिर्फ एवरीथिंग यूज कर रहा हूँ। फिर हमने देखा कि इसके नीचे हमारे पास लूजली पैक्ड सेल्स हैं, और ये जो लूजली पैक्ड सेल्स थे दे वर कॉल्ड एज व्हाट? स्पंजी बेसोफिल सेल्स। और मैंने आपको बताया था कि स्पंजी बेसोफिल सेल्स की जो सबसे अहम खूबी है वो ये कि इनके दरमियान में यहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। ये यहाँ देख लें आप लोग, इसको देख लें आप लोग, इस कैविटी को देख लें। So these all are intercellular spaces. ये intercellular spaces को हम एक और नाम भी देते थे, आपको याद होगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? एयर चेम्बर। राइट, ये बड़ी वाइटल जगह है किसके लिए? लीफ के लिए। फिर आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने यहाँ पर यह बात की थी कि इस पर्टिकुलर प्लांट की लोअर एपिडर्मिस में कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के बीन शेप सेल्स थे। यस, वेरी वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। उनका नाम मेरे पास क्या था? गार्ड सेल्स। और आपको याद होगा कि इन पर्टिकुलर गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे? होल्स। और आपको याद है कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी उन होल्स को ब्लैक कर दिया था, और ये जो होल थे इनका नाम क्या था मेरे पास? यस, वेल डन, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा थे। अब जो स्टोमेटा हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल, आपने एक बात तो 100% ठीक बात कर दिया कि ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। राइट, वेरी गुड, वेल डन। एनी अदर गेस? आप में से कोई और आप बताएं। यस, परफेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात। अगर आप लोग क्या देखें, कोई यंग स्टेम देखें तो आप लोगों को यंग स्टेम की सरफेस पे भी क्या मिल सकते हैं? वेरी राइटली सेड, स्टोमेटा मिल सकते हैं। लेकिन आपकी सारी फोकस यंग स्टूडेंट्स सिर्फ यंग ब्लड पर ही क्यों है? वाई यू नॉट कंसिडरिंग अबाउट एन ओल्ड ऑर्गेनिज्म?
तो इस ओल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या है, बिल्कुल आपने याद रखना है ये वाली बात कि ये जो मेरे पास एक ओल्ड प्लांट है उसके स्टेम पे स्टोमेटा नहीं होते, ओल्ड प्लांट के स्टेम पे स्टोमेटा नहीं होते। तो फिर ओल्ड प्लांट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्टोमेटा की जगह पे क्या रख दिया, तो आंसर इज कॉर्क टिश्यू। क्या रख दिया स्टूडेंट्स, कॉर्क टिश्यू रख दिया। और इस कॉर्क टिश्यू के अंदर लुक एट दिस इमेज, इस इमेज में आपको नजर आ रहा है कि ये कॉर्क टिश्यू है। तो कॉर्क टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स, और ये पर्टिकुलर लेंटिसेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई और CO2 से निजात देते हैं ओल्ड प्लांट को, राइट। तो स्टोमेटा और उसके सब्स्टिट्यूट की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि ये वो जगह हैं जहां से प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन ले सकते हैं और CO2 को गिव ऑफ कर सकते हैं, राइट। अब देखना मैंने ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी ऑक्सीजन को या CO2 को मूव करते हैं तो उसका मेरे पास रूट क्या होगा, रास्ता क्या होगा। तो उसके लिए हम छोटी सी एक स्कीम बना लेते हैं। यू नो वेरी वेल कि सबसे पहले ये मेरे पास एयर है, एयर में से CO2 या ऑक्सीजन इट विल गो थ्रू द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा में से गुजरेगी और स्टोमेटा से गुजरने के बाद इट विल लीड टू द एयर चेंबर्स, ये एयर चेंबर्स में चली जाएगी और एयर चेंबर्स में मैंने आपको बोला क्या नजर आएंगे हमें, ये वाले सेल्स। लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल्स में पढ़ा था, लास्ट लेसन में, दैट वाज बायोएनर्जेटिक्स, उसमें कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली लार्ज वैक्यूल्स हैं और उनके साइडों पे साइटोप्लाज्म है। किसकी बात हो रही है, मेसोफिल सेल्स की। तो एयर चेंबर में से एयर विल गो ऑन, मैंने वर्ड यूज किया है ऑन, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लिख रहा हूं मैं, सरफेस ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो ये मेसोफिल सेल की सेल वॉल की सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगी। अब हमने आपको मूव करवाना है इस पर्टिकुलर स्टार से इस स्टार पे। अब यहां पे आएगा रोल ऑफ वाटर, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। लुक, मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक प्लांट सेल, इट मे बी अ पैलिसेड मेसोफिल सेल, और यू नो इसके सेंटर में क्या था, बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल। ये जो ड्रॉ की है मैंने ब्लैक, इफ इट इज अ सेल मेम्ब्रेन तो यू नो कि इट इज अ सेमी परमेएबल। और अगर मैं इसके गिर्द ये ड्रॉ कर रहा हूं एक बहुत ही मोटी सी सेल वॉल, समथिंग लाइक इट, ये सेल वॉल है, इसको लेबल कर रहा हूं सेल वॉल, तो इट इज ऑलवेज मॉइस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक वर्ड यूज किया है मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब है कि देयर इज अ वेरी फाइन थिन फिल्म ऑफ वाटर, इट इज नॉट फ्लडेड विद वाटर। ये तो इसके ऊपर एक बहुत ही फाइन सी फिल्म है, किस चीज की, वाटर की। अ फाइन फिल्म, फिल्म का मतलब स्टूडेंट्स तह, एक दबी सी पतली सी तह, अ फाइन फिल्म ऑफ वाटर। होगा क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाली ऑक्सीजन जो एयर चेंबर में आई वो अपने आप को पहले इस लेयर में डिसॉल्व करेगी और डिसॉल्व करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के इस पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में चली जाएगी और फिर ये वाला सेल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगी, जाहिर है CO2। वो वाली CO2 अब रिवर्स प्रोसेस लगाएगी, वो वाली CO2 पहले इस लेयर में डिसॉल्व होगी और फिर इस लेयर से बाहर चली जाएगी और फिर जाहिर है यहां से CO2 रिवर्स गियर लगाती हुई क्या करेगी, एयर में निकल जाएगी, राइट। तो ये है हमारे इस पर्टिकुलर एयर के थ्रू इस पर्टिकुलर लीफ के सेल्स में ऑक्सीजन जाने का रास्ता या CO2 जाने का रास्ता और या फिर O2 बाहर निकलने का रास्ता, दोनों बातें की जा सकती हैं बिकॉज यू नो प्लांट्स हैव गॉट अ डुअल सिम लाइक कैरेक्टर। ये जो स्टोमेटा है हमारे स्टूडेंट्स, ये हमारे लीफ का, आपको याद है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारे लीफ का जस्ट 1 to 2% एरिया कवर करते हैं। मैंने आपको वहां पे भी बात कही थी कि आप अपनी इतनी बड़ी ह्यूज बॉडी को देखें तो उसके अंदर लंग्स कितने हैं, बहुत छोटे से हैं,
वो बहुत छोटे से लंग्स आपकी पूरी बॉडी को O2 सप्लाई कर रहे हैं। सेम इज द केस हियर कि एक पर्टिकुलर लीफ के जस्ट 1 to 2% एरिया वाले जो पोर्स हैं वो सारे के सारे लीफ की O2 और CO2 डिमांड को क्या कर रहे होते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं, राइट। और अगर आप इसको किसी और रेफरेंस से देखें तो आप लोगों की बुक में क्या मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों के टोबैको लीफ के अंदर, टोबैको लीफ की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर अबाउट 12,000 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं पर व्हाट लीफ। अब ये 10,000 स्टोमेटा आप लोगों के लीफ के, मैं बात कर रहा हूं लीफ की, आप लोगों के लीफ के 40% एरिया में पाए जाने वाले एयर चेम्बर्स को क्या सप्लाई करते हैं, जाहिर है गैसेस एज पर नीड। और फिर ये वाली जो गैसेस हैं दे विल डेफिनेटली गो टू द सेल्स, दे मे बी हेल्पफुल फॉर कैरिंग आउट व्हाट फोटोसिंथेसिस और दे मे बी वेरी वेरी यूजफुल टू कैरी आउट व्हाट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोगों के प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या प्लांट डे टाइम पे भी सांस ले सकते हैं, मींस दे आर एबल टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन और नॉट, और अगर हो सकती है तो कैसे होगी, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इर्द गिर्द आसानियाँ पैदा कीजिए और जो कंसेप्ट आपको आता है और लोगों से भी शेयर करें। इल्म वो शमा है जो जलने से मजीद रोशन होती है, इससे आपको कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि अगर आपके कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आपको वो रिफाइन करने में भी हेल्प होगी, राइट। सो शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद वहीद एंड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 13 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स लेक्चर नंबर 2 टुडे। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। Last time we have discussed about what the role of stomata and the role of air definitely for the photosynthesis and respiration of the plant. यहाँ पे आपने एक बात गौर से याद रखनी, वो क्या है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 कि प्लांट्स हैव गॉट डुअल मैकेनिज्म, यानी कि वो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो रेस्पिरेशन है वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसका रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है प्लांट्स में। और हमने ये देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर डुअल कैरेक्टर के अलावा कोई और प्रोसेस भी यहाँ पे हो रहा है। और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि हम देखेंगे कि कोई प्लांट्स जो होते हैं वो डे टाइम पे नॉर्मल रेस्पिरेशन के अलावा भी कोई रेस्पिरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। हम डिस्कस करेंगे आज फोटो रेस्पिरेशन। तो आए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में होता है, टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स that consume oxygen and produce what? And produce CO2 in the presence of light. In the presence of लाइट। तो बेसिकली हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के रिवर्स प्रोसेस करना है। यू नो डे टाइम पे प्लांट्स यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस वाले केस में हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेफिनेटली इट इज एन एंटागोनिस्टिक प्रोसेस और एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म अगेंस्ट व्हाट, फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें क्या चीज फिक्स हो रही है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 मींस बायो एनर्जेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उस टॉपिक में 11
अगर मैं चैप्टर नंबर 11 मीन्स बायोजेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि एक साइकिल ऑपरेट होता है, उसका नाम क्या था? मेल्विन केल्विन साइकिल। याद है आप लोगों को? उसका नाम था मेल्विन केल्विन साइकिल। और इस पर्टिकुलर मेल्विन केल्विन साइकिल की हम लोगों ने 3 फेजेस बनाई थी, जिसमें से जो सबसे पहली फेज थी उसका नाम मेरे पास क्या था? CO2 फिक्सेशन स्टेज। इसका मतलब ये होगा कि आम हालात में प्लांट्स किस को फिक्स करते हैं? तो आंसर है CO2 को। लेकिन जो मैकेनिज्म हम आज पढ़ने वाले हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, उस वाले केस में यहां पे मेल्विन बेंसन साइकिल ऑपरेट होता है। मेल्विन बेंसन साइकिल ऑपरेट होता है और इस वाले केस में हम स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, राइट? तो इस वाले केस में ऑक्सीजन किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन रही है रादर देन कि एक CO2 मेरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बने। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों की इन्फोर्समेंट के लिए कि आम हालात में CO2 फिक्स होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन फिक्स होगी। इसमें हम ऑक्सीजन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बना देंगे, राइट? अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि देखें जरा बात को गौर से सुनिएगा। ये है फोटोसिंथेसिस। किसकी बात कर रहा हूं? इस बात कि जब मेरे पास CO2 फिक्स हुई तो मैंने क्या बोला कि ये फोटोसिंथेसिस हो रही। फोटो का मतलब क्या था? लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्रोसेस भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, राइट? और जो ऑक्सीजन फिक्स हो रही है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? देखिए, फोटो रेस्पिरेशन। यानी कि ये वाला प्रोसेस भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही हो रहा है। ये दोनों प्रोसेसेस लाइट की प्रेजेंस में ही हो रहे हैं। तो फिर ये क्या तजाद है कि लाइट की प्रेजेंस में ही CO2 हो रही है और लाइट की प्रेजेंस में ही O2 फिक्स हो रही है। देखना ये है कि वो कौन सी कंडीशंस है डे टाइम में कि जब CO2 फिक्स होती है, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जब मेरे पास ऑक्सीजन फिक्स होती है। मैं फिर दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूं, किन कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस होगी और किन कंडीशंस में फोटो रेस्पिरेशन होगी। लुक एट दिस। इसके लिए हम लोग यहां पे छोटी सी लाइन लगाते हैं, राइट? और ये लाइन इन दोनों कंडीशंस को क्या करेगी? कंपेयर करेगी। when light intensity is low, when concentration of CO2 is high, and when concentration of oxygen is low, and when temperature, most important thing is temperature, and when temperature is low means it is not beyond the levels of what? Photosynthesis. जब ये सारी कंडीशंस मेरे पास, चलिए आप लोगों की सहूलत के लिए एक चीज और ऐड करते हैं, when rate of water loss is low, जब ये वाली 5 कंडीशंस प्रीवेल करेंगी, जब वाटर का लॉस कम हो रहा होगा, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन CO2 की ज्यादा होगी लीफ के अंदर, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कम होगी, डेफिनेटली अगर आप उन कंडीशंस को देखेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस प्रीवेल करें हमारे स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होगी, राइट? अब आप सोच सकते हैं कि आखिर सर ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ब्लैक से क्यों लिखा है? बिकॉज कार्बन इज ब्लैक, और चूंकि CO2 फिक्स हो रही है इस प्रोसेस में, लिहाजा मैंने इसको डेलिबरेटली ब्लैक से लिखा है ताकि आपको याद रहे कि किन कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस हो रही थी। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर वन लाइट इंटेंसिटी इज वेरी हाई,
अगर मेरे पास जो लाइट की इंटेंसिटी है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज स्कॉचिंग ब्राइट, ये रोज से भी ज्यादा तेज रोशनी हो गई है, राइट। फिर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, ये जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 लो होने की बात करता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एयर चेंबर्स की। आपने चैप्टर नंबर 11 मैंने आप लोगों के लिए बहुत ड्राइंग की है, किसकी? इन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की। तो अगर आपको लीफ की क्रॉस सेक्शन याद है तो आपको याद होगा कि मेसोफिल सेल्स में क्या थे? एयर चेंबर्स थे। अगर उस पर्टिकुलर एयर चेंबर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, देखिए उलट पुलट चल रहा है। आपने इसी चीजों को याद करने के बाद इसको उलट करके यहां पे लिख लेना है। एंड व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होगा? हाई। इसको मैं आप लोगों के लिए काफी थिक करके बना रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो हमारे प्लांट के किन सेल्स में से वाटर के लॉस होने का रेट बढ़ जाएगा। लिहाजा मैं यहां लिख रहा हूं कि रेट ऑफ वाटर लॉस, रेट ऑफ वाटर लॉस इज हाई। जब वाटर के लॉस होने की स्पीड बढ़ जाएगी तो यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स कि प्लांट विल फेस अ थ्रेट ऑफ व्हाट? डिहाइड्रेशन। प्लांट डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। तो जब प्लांट डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगे तो प्लांट्स क्या करते हैं? एक्सीलेंट, प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते, राइट। अब जब टेम्परेचर हाई हुआ, वाटर लॉस का चांस हुआ, तो लीव्स ने क्या किया? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लिया। अब जब उनके स्टोमेटा माय डियर स्टूडेंट्स क्लोज हो गए तो सराउंडिंग में से O2 तो अंदर आ नहीं रही और जो पहले वाली O2 थी वो कंज्यूम हो गई, तो जाहिर है कंडीशंस कैसी हो गई? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई, राइट। मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सोल आप लोगों के फायदे के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पौधे को इस चीज का थ्रेट होगा या खतरा होगा कि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए अपने स्टोमेटा मीन वाटर लूजिंग चैनल्स को बंद कर लेगा। जो ही वाला चैनल बंद होगा माय डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? श्योर, बड़ी सिंपल सी बात यह है कि वहां पे जो ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट थी वो कंज्यूम हो जाएगी और फर्दर CO2 जितनी रिक्वायर्ड है वो अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो जो बेसोफिल सेल्स हैं वो चूंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो O2 बनाना शुरू कर देंगे या ऑलरेडी बन रही होगी, तो ये वाली CO2 बाहर जाएगी नहीं और ये वाली ऑक्सीजन बाहर जाएगी नहीं और CO2 अंदर आएगी नहीं। तो इन सारी कंडीशंस के रिजल्ट में जाहिर है मेरे पर्टिकुलर एयर चेंबर्स में कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी, दैट इज more conducive for the reciprocal effect of photosynthesis, and this particular reciprocal effect is called as photorespiration. तो now you know कि conditions कौन कौन सी थी कि जिनमें प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को टेम्परेरीली बाय बाय कहा और वेलकम किया फोटोरेस्पिरेशन, राइट। सो नाउ वी वांट टू सी द नीड एंड इंपॉर्टेंस। पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, नो नीड एट ऑल। हमें इस प्रोसेस की हरगिज कोई जरूरत नहीं, राइट, कोई जरूरत नहीं। तो सवाल पे मेरे पास ये है स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी इस बोर्ड के नेक्स्ट कॉलम में कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं उन डिफरेंट ऑर्गेनल्स के किसी भी एंजाइम को पॉइजन कर दूं, राइट, मैंने क्या स्टूडेंट्स, मैंने पॉइजन कर दिया एंजाइम को। जब मैं किसी भी एंजाइम को पॉइजन कर दूंगा तो जाहिर है फोटोरेस्पिरेशन का प्रोसेस देयर एंड देन स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो जब मैंने एंजाइम को पॉइजन किया तो मैंने ये देखा कि प्लांट अब भी बड़े सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये डिपिक्ट करता है
कि प्लांट को इसेंशियली इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हरगिज़ जरूरत नहीं। बल्कि अगर मैं आप लोगों से ये वाली बात बताऊं, आप लोगों को बड़े ज़्यादा गौर से सुननी है आपने मेरी बात, कि अगर मैं इस प्रोसेस को ना करवाऊं, मींस फोटो रेस्पिरेशन को, तो प्लांट्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। अब सवाल ये प्रोड्यूस हो रहा है कि ऐसा क्यों है, तो आंसर ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर एक प्लांट 100% परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसकी एफिशिएंसी फोटो रेस्पिरेशन की वजह से 25 to 30% तक ड्रॉप हो जाती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोसिंथेसिस में जितना ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ, जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, उसके प्रोडक्शन रेट में 25 से 30% तक क्या आ जाता है, ड्रॉप आ जाता है। लिहाजा अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन के एंजाइम को पॉइजन कर दूंगा तो ये वाला लॉस और कम हो जाएगा और प्लांट की ग्लूकोज सिंथेसाइज करने की एबिलिटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। यू गॉट द पॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि वी कैन सी कि फोटो रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ फ्लॉ, एक एबनॉर्मेलिटी है, इसलिए मैंने बोला कि एबनॉर्मेलिटी। आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड दिस वर्ड डेलिबरेटली ओवर हियर कि ये जो प्रोसेस है ये एक फ्लॉ है, और इस फ्लॉ की वजह से, जैसे मैंने पहले लिखा है, कि हमारी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती, राइट। अब अगर ये कम हो रही है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आंसर मेरे पास है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने दोबारा से चैप्टर नंबर 11 और मेल्विन केल्विन साइकिल को देखना है। मेल्विन केल्विन साइकिल में एक क्या था स्टूडेंट्स, 5 कार्बन कंपाउंड, उसका नाम था RUBP। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वेरी इंटेलिजेंट एंड फर्टाइल ब्रेन्स यू हैव गॉट, तो यू नो रूबुलोज बिसफॉस्फेट और रूबुलोज बाइफॉस्फेट एक ही बात। एंड यू नो RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ क्या हो जाती है, फिक्स एक और कार्बन, और ये कार्बन मैं डेलिबरेटली ड्रॉ कर रहा हूं किससे, ब्लैक से, यानी कि ये वो कार्बन है जो बेसिकली आके एनवायरनमेंट से इसके साथ मिल गई है। तो ये था मेरे पास क्या, CO2 फिक्सेशन। सवाल ये था कि RUBP के अंदर इस पर्टिकुलर CO2 को किसने फिक्स करवाया, तो यू नो वेरी वेल कि यहां पे हमें एक एंजाइम की जरूरत थी जिसने ये वाला काम किया, और उस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को, राइट। अब आपने इस पर्टिकुलर एंजाइम के नाम की लॉजिक अंडरस्टैंड करनी। जाहिर है ये रूबुलोज बिसफॉस्फेट, रू स्टैंड्स फॉर रूबुलोज एंड बिस स्टैंड्स फॉर बिसफॉस्फेट एंड को इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर कार्बोऑक्सीलेज। आपको पता है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, CO2 के एडिशन, एंड डी कार्बोक्सिलेशन CO2 का रिमूवल। यहां पे क्या हो रही है, प्लस CO2, यहां पे हम CO2 को ऐड कर रहे हैं, तो जब मैं CO2 को ऐड करूंगा प्रोसेस कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। तो ये वाला एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है, इस 5 कार्बन कंपाउंड के साथ क्या मिला रहा है, CO2। जब ये CO2 मिला रहा हो तो उस वक्त इसका नाम क्या है, रूबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। लेकिन ये वाला एंजाइम जो दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है, उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक और यूनिक खूबी वो ये है कि सेकेंड टाइम पे या किसी और टाइम पे, वो आपको टाइम पता है, मींस ये वाली कंडीशंस, कि जब ये वाली कंडीशंस प्रीवेल कर रही होंगी तो उस टाइम पे रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की बजाय एक और एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, और वो एक्टिविटी क्या है, O वाली। आपको ये बात भी पता है कि जब हम O की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीजनेज। उस टाइम पे रुबिस्को ऑक्सीजनेज के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि इट इज गोइंग टू ऐड ऑक्सीजन, यानी कि रुबिस्को ही फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है और रुबिस्को ही फोटो रेस्पिरेशन का एंजाइम। अब दोबारा आपको गौर से सुनिए,
अगर ये फ्लॉ है तो ये यहाँ प्रोड्यूस क्यों हुआ? तो आंसर इसका ये स्टूडेंट्स कि आप जरा इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें, इसमें आप लोगों को रुबिस्को नजर आ रहा है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। इस पर्टिकुलर एंजाइम को देखें और अब आप जरा फोकस करें इसकी एक्टिव साइट को। यू नो एक्टिव साइट वो थी जहां पे आके हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है। लुक एट दिस, इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट जितनी कंड्यूसिव CO2 के लिए है उतनी ही कंड्यूसिव O2 के लिए है। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर साइट पे मैं CO2 को भी बाइंड कर सकता हूं और मैं ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता हूं। यू गॉट द पॉइंट। सवाल ये है कि नेचर में आमतौर पर ऐसे फ्लॉज नहीं होते। ये वाला फ्लॉ कि सेम एंजाइम कॉम्पिटिटर से भी बाइंड हो रहा हो, सबस्ट्रेट से भी बाइंड हो रहा हो और से उसके इनहिबिटर से भी बाइंड हो रहा हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि जब ये वाला RUBP क्या कर रहा होता है, इस पर्टिकुलर रूबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन नहीं ऑक्सीजन जोड़ रहा होता है, समथिंग लाइक इट। तो उस टाइम पे इस एक्टिव साइट पे CO2 बाइंड होने की जगह पे O2 बाइंड हो जाती है, राइट। अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों? इसका आंसर है 2। नंबर वन स्टूडेंट्स मेरे पास बात की है कि ये जो RUBP था ये भी एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरा है। जाहिर है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वही साइंटिस्ट बिलीव कि दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इससे अपने आप को इस डायमेंशन में इवॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि O2 यहां बाइंड होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन एवोल्यूशनरी फ्लॉ। मैं लिख सकता हूं यहां पे वर्ड व्हाट, एवोल्यूशनरी फ्लॉ। ये तो एक एवोल्यूशनरी फ्लॉ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इसने अपनी एक्टिव साइट को O2 के लिए फॉरबिडन नहीं बनाया। अब इसका भी सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि अगर आप लोग अर्ली कंडीशंस देखें हमारी इस एनवायरनमेंट की, हमारी इस जमीन की, तो उस वाले केस में तो O2 कॉन्सेंट्रेशन या नहीं थी या बहुत ही लेस थी, इज इक्वल टू 0 और नियरली इक्वल टू 0 थी नहीं। जब कंडीशन में जब एनवायरमेंटल कंडीशंस में O2 नहीं थी तो उसे पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्या सलूक कर सकती, राइट। तो इस तरीके से यही वाला एंजाइम O2 बाइंड करवाता है और यही वाला एंजाइम CO2 बाइंड करवाता है। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर प्रोसेस का प्लांट को बहुत ज्यादा लॉस है? तो आंसर इज नो, बिकॉज अल्लाह ताला ने इन्हीं प्लांट को एक और साइकिल दिया, उसे हम बोलते हैं व्हाट, C2 साइकिल। उस पर्टिकुलर C2 साइकिल के थ्रू वो इस पर्टिकुलर फ्लॉ को काफी हद तक ओवरकम कर लेते हैं। आइए देखते हैं ये वाला प्रोसेस कैसे होता है। For this purpose, we have to go to the next board. Look at this, my dear students. We have already drawn 2 circles for you. और इन पर्टिकुलर सर्कल्स में yes you are perfect कि हम 2 बेसिकली सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। उनमें से एक का नाम क्या है? जाहिर है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का हम कंपेयर कर रहे हैं डार्क रिएक्शन। आपको पता है कि उस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन को हम एक नाम से जानते थे और वो नाम मेरे पास क्या था? yes very right, मैं डेलिबरेटली ब्लैक से लिख रहा हूं, that is called as what, Kelvin cycle। और इस पर्टिकुलर Kelvin cycle में या डार्क रिएक्शन में आप लोगों को याद है कि हमने 3 डिफरेंट प्रोसेसेस किए थे। उनमें से एक का नाम था CO2 फिक्सेशन स्टेज, राइट। और जो मेरे पास दूसरा फेज थी उसका नाम था रिडक्शन फेज, राइट। दूसरी फेज में हमने NAD को भेजा था कि वो NADH को भेजा था कि वो NAD में कन्वर्ट हो जाए और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस हो जाए। तो खाली इसीलिए हम लोगों ने इसको रिडक्शन फेज का नाम दिया था। और आपको ये वाली बात भी याद है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर CO2 को वेलकम कर रहा था दैट वाज बेसिकली अ 5 कार्बन कंपाउंड और उस 5 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या था? RUBP, रूबुलोज बिसफॉस्फेट, जो एक 5 कार्बन कंपाउंड था। और आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि नॉर्मली हम इसको 3 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करवाते हैं कि व्हेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP दे वेलकम व्हाट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो फिर मेरे पास यहां बनते हैं 3 ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 6 कार्बन्स होती हैं
और मैंने आपको बोला था कि ये वाली 6 कार्बन्स इमीडिएटली ब्रेक हो जाती हैं और उसके रिजल्ट में मेरे पास 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। और आप लोगों को याद है कि हमने इसको PGA का नाम दिया था, राइट। तो चूंकि इस पर्टिकुलर साइकिल में जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए हम केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। ये आपने बात पढ़ी हुई है, सिर्फ आपको दोबारा से रीइंफोर्स कर रहा हूं, राइट। अब ये जो PGA है ये कितने प्रोड्यूस हुए मेरे पास 6। आपको याद है ना स्टूडेंट्स कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रिडक्शन फेज इन पर्टिकुलर 6 PGA में से सिर्फ एक क्या बनता है, ट्राइओज बन जाता है, सिर्फ एक ट्राइओज बनता है। और उसके बाद जो मेरे पास यहां से 5 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने थे वो अपने आप को किस फेज से गुजारते हैं? यस, परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन फेज। वो उसमें से गुजारेंगे और रीजनरेशन फेज में से गुजरने के बाद ये वाले 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स का एक ही नाम है जिसे आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज RUBP। अब यहां पे जो RUBP है चूंकि वो CO2 एक्सेप्ट कर रहा है तो लिहाजा उस टाइम पे उसका रोल कैसा है, कार्ब ऑक्सीलेज जैसा है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी मोस्ट अबंडेंट एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रुबिस्को। तो रुबिस्को यहां पे कैसा काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज वाला काम कर रहा है, राइट। ये प्रोसेस कहलाता था केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड, नाम रख दिया C3 साइकिल, राइट। लेकिन ये वाला काम, ये प्रोसेस कब चलेगा? एग्जैक्टली जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, कंडीशंस बहुत आइडियल होंगी। लेकिन अगर ब्राइट लाइट हो गई तो फिर ये वाला रुबिस्को जो यहां था ये किसी और बिहेवियर को शो करना शुरू कर देता है। कहां? यहां दूसरे साइकिल में। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि अब ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड, अब मैं डेलिबरेटली ब्लू से लिख रहा हूं, राइट। अब ये वाला RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड था, राइट, ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, इट विल एक्सेप्ट ऑक्सीजन, इट विल फिक्स ऑक्सीजन। देखिए मैं बात को इतने जोर देके बार बार आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं कि नाउ RUBP विल नॉट एक्सेप्ट CO2, रादर इट विल एक्सेप्ट ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में मेरे पास जाहिर है 5 कार्बन कंपाउंड एक अनस्टेबल 5 कार्बन कंपाउंड, ये वाला 5 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने के बाद एक अनस्टेबल 5 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, राइट। और ये जो अनस्टेबल 5 कार्बन कंपाउंड है ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। अब 3 के 2 पार्ट्स में नहीं बल्कि 3+2 में। अगर तो CO2 एक्सेप्ट हो रही होती तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने जाते हैं? 6, तो क्या बना 3+3। लेकिन चूंकि यहां पे बने ही 5 कार्बन है तो ये ब्रेक हो जाएगा कि इसके अंदर, ये ब्रेक होगा अब एक 3 कार्बन कंपाउंड में और एक 2 कार्बन कंपाउंड, राइट। ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट्स वो तो वही है PGA जो आप पहले पढ़ के आए हैं, PGA, उसमें तो कोई फर्क नहीं। लेकिन इस वाले केस में एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, राइट। उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है व्हाट? फॉस्फोग्लाइकोलेट, राइट। फिर इस पर्टिकुलर फॉस्फोग्लाइकोलेट की डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है और जो कंपाउंड मेरे पास बनता है उसका नाम होता है ग्लाइकोलेट, राइट। अब देखें आपको जो बात बहुत बहुत गौर से समझनी है वो क्या, कि ये जो रिएक्शन सारा मैंने लिखा है, ये वाला रिएक्शन सारा ये इस पर्टिकुलर चेंबर में होगा। चलिए हम अपनी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं आप लोगों की सहूलत के लिए, और वही बात है कंपनी की मशहूरी के लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट
खराब ना हो। लुक एट दिस, इसको मैंने मॉडिफाई कर लिया, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो सारा रिएक्शन हुआ, ये आपने बात को गौर से सुनना है कि ये वाला रिएक्शन एक सेपरेट ऑर्गेनेल में हुआ है, और उस पर्टिकुलर सेपरेट ऑर्गेनेल का नाम मेरे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये वाला रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। आप लोगों ने यहां से भी अपनी बात को, पिक्टोरियल मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं कि सर ने ये वाला रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में करवाया था, और क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर था। आरयूबीपी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट में। अब ये वाला ग्लाइकोलेट डिफ्यूज होगा स्टूडेंट्स किसके अंदर, एक और ऑर्गेनेल के अंदर, समथिंग लाइक इट। आई एम टॉकिंग ऑफ ग्लाइकोलेट। दिस ग्लाइकोलेट इज नॉट डिफ्यूजिंग। मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन शो की है, और मेम्ब्रेन जाहिर है इन्वॉल्व है, इसकी 2 मेम्ब्रेन, और उसके बाद जाहिर है नेक्स्ट ऑर्गेनेल की ये वाली मेम्ब्रेन जो कि एक सिंगल स्ट्रक्चर है। यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है परऑक्सीसोम, राइट। और आपने ये पढ़ के आए हैं कि जो परऑक्सीसोम है ये बेसिकली क्या करता है, ये H2O2 के साथ एक्टिविटीज करवाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। और जब ग्लाइकोलेट इस परऑक्सीसोम के अंदर एंटर होगा तो आफ्टर पासिंग थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस it will be converted into glycine. It will be converted into what? Glycine. Right? अगर यहां से 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के बन गए तो इसका मतलब यह है कि हमने यहां पर एक सबसे सिंपल, सबसे सादा सा क्या बना लिया है, अमाइनो एसिड। राइट, याद रखने वाली बात ही है कि ये हुआ था क्लोरोप्लास्ट में, और ये रिएक्शन हुआ किसमें, परऑक्सीसोम में। अब क्या होगा, सिंपल क्या बन गया है, अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड है, अब ये एक और ऑर्गेनेल में जाएगा, राइट। एक और ऑर्गेनेल में हम इस पर्टिकुलर एसिड को क्या कर देंगे, डिफ्यूज, यहां से मूव करवाएंगे, राइट। जाहिर है अब एक मेम्ब्रेन इस परऑक्सीसोम की है, और एक मेम्ब्रेन आउटर वाली किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की, और एक मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली मेम्ब्रेन। आप पढ़े लिखे हैं, आपको डिस्कस किया था मैं चैप्टर 11 में बहुत डिटेल के साथ, राइट। तो ये वाली ग्लाइसिन अब इन 2 मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद इस पर्टिकुलर जगह पे चली जाएगी, मींस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाएगी। अब ये जो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा कि ये इन 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स को यूज करेगा और उससे कन्वर्ट कर देगा किस में, सिरीन में, राइट। और ये जो सिरीन है ये फिर इवेंचुअली किस में यूज होगी, ये यूज होगी इन मेल्विन केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन साइकिल। तो इस तरीके से हम इस लॉस्ट मॉलिक्यूल को, मींस जो 2 का वाला मॉलिक्यूल था, इसको मैं दोबारा से किस में कन्वर्ट कर लूंगा, एक यूजफुल मॉलिक्यूल में, राइट। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, यहां पे क्या है, 3 डिफरेंट स्टेजेस। नेवर कंफ्यूज दीज 2 थिंग्स टुगेदर, कि ये 3 डिफरेंट फेजेस हैं, और ये क्या है, ये 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल है। क्या है ऑर्गेनेल, नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 परऑक्सीसोम। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। परऑक्सीसोम कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। एंड पे क्या काम आता है मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाम लिख देते हैं ताकि आप लोग इसमें भूले नहीं। हालांकि आप बिल्कुल पढ़ लिखे बच्चे, आपको ये समझ आ गई होगी कि डबल मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन फोल्डेड है, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रियन ही होगा। लेकिन फिर भी मैं लिख दिया आप लोगों के लिए कि माइटोकॉन्ड्रियन में इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस होगा, सेरीन। और ये जो सेरीन है ये फिर दोबारा से यूज हो सकता है आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेप्स अगेन इन द मेल्विन केल्विन साइकिल। तो जो फ्लॉ या जो एक लॉस हम लोगों ने फेस किया था वो दोबारा से काफी हद तक कोप हो सकता है। अब आखिरी बात आपको याद करवानी है वो ये
कि देखें इस पर्टिकुलर साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना था वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था। चूंकि इस वाले केस में ये 2 कार्बन कंपाउंड स्टेबल बनता है along with 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर साइकिल को एक नाम भी दे सकते हैं, और वो नाम मेरे पास क्या है, जाहिर है C2 साइकिल, राइट। अब आपने आखिरी बात और ज्यादा गौर से सुनी कि मेरे पास प्लांट्स में डिफरेंट किस्म के क्या हो सकते हैं, मैकेनिज्म हो सकते हैं, बट predominantly all plants are C3 plants because they are producing trioses or glucoses by means of Melvin-Calvin cycle। लेकिन इन पर्टिकुलर प्लांट्स में C2 साइकिल के साथ साथ C3 साइकिल के साथ साथ एक C2 साइकिल भी ऑपरेट हो रहा होता है, जो क्या करवाता है, फोटो रेस्पिरेशन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। आप लोगों को हर एक बात को जरा गौर से ध्यान से सुनना है, बुक से मैच करना है। और मैंने काम ये किया हुआ है कि मैंने बुक के आखिरी जो मेरे पास क्या थे पैराग्राफ्स, उनको मैंने एज पर माई सीक्वेंस या इट्स इंपॉर्टेंस मैंने पहले डिस्कस किया है, और मैकेनिज्म जो आप लोगों की बुक के 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है या कंपेयर किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है, सो दैट यू मे हैव द बेटर परसेप्शन कि आखिर ये रिएक्शन कब हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।